नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बाजार के उतार चढ़ाव में निवेश रोकना नहीं बल्कि गिरावट में और खरीदारी के मौके तलाशना सही स्ट्रैटेजी है। आज हम बताएंगे कैसे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आ सकती है आपके काम और ऐसे कौन से फंड हैं जो इस समय निवेश के लिहाज से आपके लिए है परफेक्ट। इसी पर रहने वाली है खास चर्चा। गिरावट में खरीदारी कहां पर है समझदारी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं। रूंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन रूंगटा और क्रेडेंस वेल्थ के सीईओ कीर्तन शाह हमारे साथ हैं। दोनों ही एक्सपर्ट्स का स्वागत करते हैं आज हमारे इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जब भी बाजार में कुछ उतार चढ़ाव होता है तो इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज कहां पर है इस बाजार में इन्वेस्ट करने की, और यूजुअली हम ये कहते हैं कि गिरावट में खरीदारी के अच्छे मौके हमेशा रहते हैं। पर क्या ये हमेशा के लिए सही है और पिछले काफी समय का जो ट्रेंड है वो क्या कहता आया है, इस पर आज हम कुछ डेटा के साथ आपके सामने ये तमाम डिस्कशन शेयर करेंगे। मैं कीर्तन आपसे पहले समझूंगी, गिरावट में खरीदारी यूजुअली हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी कहते हैं, वो यूजुअली इन्वेस्टर्स के लिहाज से कैसे काम आती है। पिछले कुछ समय का अगर हम डेटा खंगाले उसको समझने की कोशिश करें तो कब कब ऐसी गिरावट आई और इस गिरावट के बाद जब बाजार ने बाउंस बैक किया है तो उसमें किस तरीके से पैसे बने हैं इन्वेस्टर्स के। स्वाति जी, आई थिंक अगर एक आप रिटेल इन्वेस्टर हो जो मार्केट को टाइम नहीं कर पाएगा, जो जनरल केस है, तो लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए टिप्स को बाई करना सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी है। क्योंकि अगर आप पिछले 44 साल का डेटा देखें, 4 साल ही ऐसे हैं जहां पर मार्केट ने इंट्रा ईयर यानी साल के एंड में शायद ऊपर गया होगा, पर विद इन द ईयर 10% से कम की गिरावट थी। तो 44 ईयर्स में 4 ही साल ऐसे जहां पर 10% से कम की इंट्रा ईयर गिरावट आई है मार्केट में। 1984, 2014, 2017 और 2021। इसका सिंपल मतलब यह है कि हर साल आप इंट्रा ईयर मार्केट को गिरता हुआ देखोगे। अब जितनी भी बार मार्केट गिरे, मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपके पास एडिशनल पैसा है तो आपको उस पैसे को मार्केट में निवेश करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें पिछले कुछ सालों का डेटा, स्पेसिफिकली जब एफआईआईज ने सेलिंग की है, जो आज का रीजन है मार्केट्स के थोड़े से टर्बुलेंट होने का, तो ये डेटा बड़ा क्लियर निकल कर आ रहा है कि एफआईआईज की सेलिंग की वजह से जब भी मार्केट गिरा है उसके बाद 12 महीनों बाद मार्केट ने उतनी ही दमदार तेजी दिखाई है। अगर आप जैन 2008 से मार्च 2009 का डेटा देखें तो बीएसई 500 तकरीबन 66% नीचे था। तो नीचे से अगले 12 महीनों तक उसी सेम इंडेक्स ने 128% रिटर्न दिया है। ये सेम चीज अगर आप जून 2013 से सितंबर 2013 का देखें तो 10% की गिरावट और उसके बाद अगले 12 महीने में 60% की तेजी। और जितना डेटा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, वो सब डेटा से एक ही स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि जब भी एफआईआई मोटा पैसा या मोटी तरीके से मार्केट में बिकवाली करते हैं, उसके 12 महीने बाद मार्केट में टिपिकली एक अच्छी तेजी का माहौल रहता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर अगर आपके पास लंबे समय का होराइजन है, आप मार्केट को टाइम नहीं कर पाने वाले हो, तो जितना भी नया पैसा आप निवेश कर पाए, जितनी भी बार मार्केट गिरे, वो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। क्योंकि आप जितनी बार नीचे मार्केट गिरने पे पैसा और निवेश करेंगे, आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बढ़ेगा लंबे समय। बिल्कुल। तो ये जो आपके सामने एक टेबल है उससे थोड़ा सा समझ में मतलब काफी हद तक क्लियर हो जाता है कि बेसिकली जो हमने एक कुछ गिरावट के स्पेल्स देखे बाजार में, हम 2008 की बात करें या फिर जून 2013 की बात करें या अप्रैल 2015 की बात, फिर 2016, 2020 ये वो टाइम था जब कोविड का टाइम था, फिर नवंबर 21 में भी एक करेक्शन का दौर आया था जब बाजार में गिरावट देखी गई। और मोस्टली कीर्तन जैसा बता रहे हैं कि एफआईआई की सेलिंग की वजह से जब जब ये गिरावट आई है उसके बाद बाजार ने उसके 12 महीने के बाद जो बाउंस बैक किया है उसमें निवेशकों के पैसे बने हैं। मतलब जिन्होंने इस गिरावट में पैसे लगाए थे उनके लिए उसका जो अगला जो एक साल भर रहा वो काफी ज्यादा मुनाफे वाला साल भर रहा होगा। तो ये एक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है जो एक पिछले कुछ डेटा से हमें साफ तौर पर देखने को मिलती है। पर ऐसे बाजार में अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें हर्षवर्धन कि बेसिकली आपको निवेश करना कहां पर है, क्योंकि एक इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझना
कि आप गिरावट में खरीदारी के मौके तो तलाश रहे हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज है कहाँ पर, वो पॉकेट्स कहाँ पर है जहां से आपके एक्चुअली पैसे बनेंगे। और इसमें भी जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, यहाँ पर तो कहा ही जाता है कि हर एक गिरावट में थोड़ा थोड़ा आप पैसा डालते रहे तो आपको एसआईपी से तो इसका फायदा मिलेगा ही जरूर। पर आपकी नजर में म्यूचुअल फंड में मोस्टली विद इन कैटेगरीज कौन से ऐसे स्पेस हैं, जस्ट टू स्टार्ट विद, अगर कोई कैटेगरी आप बोले जहां पर इस तरीके की वॉलेटिलिटी में सबसे ज्यादा फायदा मिलता है? तो वेल स्वाति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज की तारीख में अगर हम देखें तो इतनी वॉलेटिलिटी देखते हुए एक रिटेल इन्वेस्टर जो है वो घबरा जाता है। हम ग्राउंड लेवल की बात करें तो अक्सर देखा गया जो स्पेशली डीआईवाई इन्वेस्टर्स हैं जो खुद से इन्वेस्ट कर रहे हैं बिना कोई गाइडेंस बिना कोई हैंड होल्डिंग के, हमने कई इन्वेस्टर से जो ऐसी बात की उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने एसआईपी बंद कर दी। तो हमने पूछा एसआईपी क्यों आपकी तारीफ में आज आप मतलब आपने एसआईपी क्यों बंद की? तो बोले कि मार्केट गिर रहा था, हमारे पोर्टफोलियो पे हमने अभी अभी एसआईपी शुरू की थी, नेगेटिव रिटर्न दिखने लगा तो हम एसआईपी बंद कर रहे हैं और जब मार्केट बढ़ने लगेगा तब हम एसआईपी फिर से शुरू करेंगे। सो एक्चुअली आपका जो एसआईपी का पर्पस था वो पूरा ही फेल हो चुका है अगर आप ऐसी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। कीर्तन ने बहुत अच्छी तरह बताया कि एक स्टेटिस्टिक्स देते हुए कि जब मार्केट गिरता है और फिर उसके 12 महीने बाद जब वापस चलता है तब आपके पैसे बनाने के मौके मिलते हैं। तो ये जो बाय ऑन डिप्स का जो टॉपिक है कि भाई जब मार्केट गिरता है क्या हमें और हिम्मत करके पैसे लगाने चाहिए। एक तरफ हम इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं जो एसआईपी भी बंद कर रहे हैं ये बोल के जो मार्केट ऊपर चलने लगेगा तब हम फिर से इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि जब मार्केट गिरता है तो कोई इतनी हिम्मत करे और पैसा डाल के मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करे या एक बाय ऑन डिप्स में अपने ब्रेकअप में या छोटे छोटे लमसम में वो पैसे लगाएं। तो मेरे ख्याल से रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो आपने सवाल पूछा कि एक कैटेगरी अगर फंड की ऐसी है जो ये काम मेरे लिए कर दे और मुझे मार्केट में रेगुलरली ये डिप्स मार्केट का जो फॉल है इसको ट्रैक वगैरह करने की जरूरत ना पड़े, तो मार्केट में 3 कैटेगरी में आपको बताता हूं जिसमें एक निवेशक सोच सकता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए जो ये स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं। मान लीजिए तो एक है डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स जिसे बहुत पॉपुलरली बैलेंस एडवांटेज फंड्स कहा जाता है। तो बैलेंस एडवांटेज फंड का जो स्ट्रैटेजी है इन्वेस्टमेंट का वो ऐसा है, क्योंकि मैं फिर से वर्ड दोहराता हूं, ये है डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड। मतलब इसमें इक्विटी डेट के जो एलोकेशंस हैं ये डायनामिक है, ये फिक्स नहीं होते। तो इनका जो प्री डिफाइंड मैट्रिक्स है वो क्या होता है कि मार्केट का पी लेवल को देखते हुए मान लीजिए एक फंड है जिसने कहा कि मार्केट का पी जब जब इंडेक्स का पी मान लीजिए जब 16 है तो मेरा इक्विटी एलोकेशन 70% होगा, 30% डेट होगा। जब मार्केट पी 25 पे आ जाएगा विच मींस वैल्यूएशंस बढ़ गई हैं तो मैं अपना इक्विटी एक्सपोजर घटा के 40% पे ले आऊंगा। तो ये स्ट्रेटेजी क्या करती है, मार्केट की वैल्यूएशन को देखते हुए इक्विटी एक्सपोजर लेती है। अगर मार्केट एक्सपेंसिव है तो इक्विटी एक्सपोजर कम होगा, मार्केट अगर सस्ता है तो इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा होगा। इसका इनइफेक्टिवली क्या हो रहा है कि आप जब मार्केट नीचे है तो खरीद रहे हैं, अब जब मार्केट ऊपर है तो आप बेच रहे हैं। तो यही कोलैबोरेट करता है जो हम आज बात कर रहे हैं कि अगर कोई इन्वेस्टर मार्केट गिरता है तो एडवांटेज लेना चाहता है तो खुद से ना भी करे तो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स ये काम करके देते हैं। दूसरी कैटेगरी बताता हूँ डेट साइड में जो बॉन्ड्स के साइड में है। अब काफी रिटेल इन्वेस्टर्स को ये भी ना दुविधा होती है कि आरबीआई रेट कट कब करेगा, इंटरेस्ट रेट का आउटलुक क्या है, क्या मैं शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में रहूं, मीडियम टर्म में या लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड फंड्स में रहूं। अगर ये भी आपको टाइमिंग नहीं करनी है और आपको मैक्सिमम यूटिलाइज ऑप्टिमाइजेशन करना है ये इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स का और ये आपको खुद से नहीं आपको समझ और नहीं करना चाहते हैं तो डायनामिक बॉन्ड फंड्स एक ऑप्शन है। अगेन जैसा वर्ड है डायनामिक बॉन्ड फंड, इसमें फंड मैनेजर्स इंटरेस्ट रेट का आउटलुक देखते हुए शॉर्ट ड्यूरेशन मीडियम या लॉन्ग ड्यूरेशन की कैसे इन्हें पोर्टफोलियो बनाना है ये खुद से तय करके ये डायनामिकली इसे चेंज करते रहते हैं। अगर मान लीजिए इन्हें दिखता है कि इंटरेस्ट रेट आगे जाते हुए घट सकते हैं तो ये अपना जो ड्यूरेशन है बॉन्ड्स का जो पेपर है इनके पास वो लॉन्ग ड्यूरेशन के रखेंगे। तो इनको ऑटोमेटिकली इसका फायदा मिलेगा। जैसे ही इन्हें लगता है कि इंटरेस्ट रेट घटने नहीं वाले हैं या फ्लैट हो चुके हैं तो ये अपना ड्यूरेशन चेंज करके मीडियम या शॉर्ट टर्म में कर लेंगे। तो ये एक और मौका है ऐसा। तीसरा एक कैटेगरी और है जो है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स। तो पहले हमने बात की थी डायनेमिक एसेट एलोकेशन, अब हम बात कर रहे हैं मल्टी एसेट एलोकेशन। सो इसमें क्या होता है, इस फंड में एक फंड मैनेजर अलग अलग एसेट्स अपने पोर्टफोलियो में लेते हैं। इक्विटी हो गया, डेट हो गया, आपके रियल एस्टेट रीट्स हो जाएंगे, इनविट्स हो जाएंगे, कमोडिटी प्रेशियस मेटल्स हैं जो गोल्ड सिल्वर, दूसरी कमोडिटीज हैं, वो सारे पोर्टफोलियो में मिक्स करके एक बास्केट बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि जब मार्केट गिर रहा है
तो आप देखेंगे कमोडिटीज जो प्रेशियस मेटल्स हैं उनके भाव बढ़ेंगे। तो ये इसे डायनामिकली मैनेज करते हैं और इसमें मल्टी एसेट्स जोड़े जाते हैं। तो एक इन्वेस्टर को क्या होता है कि अगर एक एसेट नहीं चल रहा है तो उसके दूसरे एसेट्स उनके पोर्टफोलियो में है जो उसे रिस्क और रिवॉर्ड को बैलेंस करेंगे। तो ऐसे 3 कैटेगरीज इन्वेस्टर्स के सामने अवेलेबल है। अगर वो खुद से डिसीजन ना लेना चाहें और एक ऑटो पायलट मोड में डालना चाहें तो इनके पास 3 म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज अवेलेबल है। तो ये 3 ऐसे पॉकेट्स हैं या कह सकते हैं ऐसे निवेश के मौके हैं आपके लिए ऐसे बाजार में। बैलेंस एडवांटेज फंड हो गया, डायनेमिक बॉन्ड फंड हो गया जो डेट कैटेगरी में आता है, और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जहां पर इक्विटी भी है, डेट भी है और बाकी कमोडिटी भी है, गोल्ड भी है, रीट्स भी है, इनविट्स भी है। यहाँ पर निवेश के मौके आप तलाश सकते हैं जब भी बाजार में आपको लगता है कि डिप आया है, करेक्शन का बाजार है। पर जो आपने जैसे कीर्तन शुरुआत में आपने बाजार के कुछ पिछले सालों के ट्रेंड बताए, और उसके बाद अभी जब हम एट प्रेजेंट सिचुएशन इसको कोरिलेट करते हुए अभी कोई इन्वेस्टर अगर अभी अपने पोर्टफोलियो को देख रहा है या नया पैसा डालना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अभी की सिचुएशन और पहले की सिचुएशन कितनी सेम या कितनी डिफरेंट है? क्या हम जो आपने बताया अभी जितने भी पिछले सालों के जितने भी एग्जाम्पल बताया, क्या हम इस सिचुएशन को उससे रिलेट करके देख सकते हैं? क्या अभी ये मौका है गिरावट में खरीदारी का, जिससे आगे आने वाले टाइम में हम बाजार की तेजी का फायदा उठा सकते हैं? 100% स्वाति जी, मुझे मुझे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं है इस चीज पे कि अगर आपके पास जितना ज्यादा समय है निवेश करने के लिए, उतना ही आपका रिस्क कम हो जाएगा मार्केट से और उतना ही आपका रिटर्न मार्केट्स में बढ़ जाएगा। आप देखिए आज जिस तरीके से डीआईआई इन्वेस्टर्स, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है म्यूचुअल फंड जैसे, मार्केट्स में पैसा लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि पहले जैसा समय जहां पर एफआईआई जब सेल करते थे तो मार्केट बहुत ज्यादा टैंक हो जाता था, वो सिचुएशन काफी इवॉल्व हो चुकी है। तो अगर आप देखें पहले जब एफआईआई बेचते थे तो मार्केट्स काफी गिर जाते थे। आजकल जब एफआईआई बेचते हैं तो बहुत सारा पैसा लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड्स जैसे डीआईआई के थ्रू मार्केट में ऑलरेडी चैनलाइज हो जाता है मार्केट्स को नीचे खरीदने के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तो सिचुएशन इनफैक्ट पीछे से और भी बेहतर है कि क्यों आपको डिप्स को बाय करना चाहिए। क्योंकि पहले के जमाने में जब इंडिया इंडिया का मैक्रो उतना स्ट्रांग नहीं हुआ करता था और प्लस इतने डीआईवाई इन्वेस्टर्स नहीं हुए करते थे मार्केट में, तब भी ये अगर चला है। तो आज जब अपना मैक्रो इतना स्ट्रांग है, फॉरेक्स रिजर्व्स इतने अच्छे हैं, आरबीआई जैसा स्ट्रांग पिलर है जो मनी मैनेजमेंट देख रहा है, और इतने डीआईआई इन्वेस्टर्स है जिसकी वजह से लिक्विडिटी आ रही है मार्केट में, तो मुझे बिल्कुल क्वेश्चनेबल नहीं लगता कि आपको क्यों, अगर आप लंबे समय के निवेशक हो, आपको डेफिनेटली पैसा निवेश करना चाहिए। पर यहाँ पर कीवर्ड है लंबे समय के निवेशक, क्योंकि आप अगर पिछले 3-4 सालों का डेटा देखेंगे तो 3-4 सालों में मार्केट ने जिस तरीके के रिटर्न्स दिए हैं, अगर आप उस रिटर्न एक्सपेक्टेशन से मार्केट में आएंगे शॉर्ट टर्म के लिए तो आप थोड़े से अपसेट हो जाएंगे। इसलिए मैं बार बार लॉन्ग ड्यूरेशन या लंबे समय के लिए अगर आप निवेश करना चाहे तो हर डिप्स को मुझे लगता है कि इंडिया में आपको बाई करना चाहिए, क्योंकि मैक्रोस बहुत बेहतर है और जितना ज्यादा लोकल इन्वेस्टर मार्केट्स में निवेश करेगा उतनी डिपेंडेंसी एफआईआई पे कम हो जाएगी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इस पर हम चर्चा और करेंगे कि अगर आप मार्केट को टाइम नहीं, क्योंकि मार्केट को टाइम करना तो पॉसिबल है ही नहीं किसी के लिए। अगर आप गिरावट में खरीदारी का मौका चूक गए, क्या अभी भी आपके पास फिर बाजार में निवेश करने का मौका है? कब है एंट्री का सही पॉइंट? क्या हो, कहां पर आप कौन से फंड्स में और निवेश कर सकते हैं ऐसे टाइम पर? इस पर और थोड़ी डिटेल्स में बात करेंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट से। बने रहिए हमारे साथ। कहां ढूंढे गिरावट में खरीदारी? बातचीत बाजार के हर एक माहौल में, हर एक चाल में आप कैसे मुनाफा कमा सकते हैं, इस पर हम आज खास चर्चा कर रहे हैं। कीर्तन शाह और हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ हैं। हर्ष सर, ये अभी बताइए कि यूजुअली इन्वेस्टर्स अभी ये सवाल पूछते हैं कि अभी मार्केट में पैसा लगाना कैसे चाहिए? एसआईपी करें, एसआईपी करते रहें, या अगर एकमुश्त पैसा आया है वो बाजार में डाल दिया जाए? सही स्ट्रैटेजी अभी क्या रहे? देखिए स्वाति, आइडियली अगर रिटेल इन्वेस्टर नॉन फाइनेंशियल सैवी इन्वेस्टर्स की बात करें तो एसआईपी जो आपने शुरू की है उसे कोई भी हाल में बंद ना करें।
मैंने एक उदाहरण के रूप में बताया था कि कई इन्वेस्टर से जब हम बात करते हैं वो कहते हैं कि मार्केट गिर रहा है, लॉस हो रहा है, तो मैं और एसआईपी नहीं करूंगा। तो ये एक्चुअली आपका एसआईपी करने का जो पर्पस था उसे पूरा डिफीट कर गया। आप एसआईपी क्यों करते हैं? आप इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको मार्केट का कंडीशन नहीं पता है कि आगे जाके बढ़ने वाला है कि घटने वाला है। तो आप क्या करते हैं, हर लेवल पे हर महीने जो भी मार्केट का लेवल होगा उसमें आप इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, ताकि आपका लॉन्ग टर्म में एवरेज होते रहेगा। अगर आप एसआईपी बंद कर देते हैं जब मार्केट गिर रहा है, तो आप अपने लिए कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं आपको अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि जब मार्केट गिर रहा है तो आपको डाउन साइड एवरेज मिल रहा है। अगर आप चढ़ते हुए मार्केट में ही सिर्फ इन्वेस्ट किए जा रहे हैं तो आपको आपका एवरेज हायर साइड में जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप एसआईपी बिल्कुल भी बंद ना करें जब तक आपको पैसे पैसे जमा करने के लिए है नहीं। अगर पैसे हैं और सिर्फ मार्केट कंडीशन को देखते हुए आप एसआईपी बंद कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दूसरा सवाल उठता है कि अगर आपके पास लमसम है तो क्या करें। सो वेल, अगर आप मार्केट की चाल को समझते हैं या आपके पास उतना रिस्क एपेटाइट है कि आज आपने मान लीजिए लमसम लगाया है और मार्केट यहां से अगर 10% गिरता है तो आपको तकलीफ ना होगी, आपको इतनी चिंता ना होगी कि आप रात की नींद अपनी खो दें, तो आप लमसम लगाना भी सोच सकते हैं। और अगर हम वही डेटा पे जाएं जो अभी कीर्तन ने बताया है कि मार्केट जब गिरता है उसके बाद 1 साल का जो रिकवरी होता है, अगर वो चीज में आपको फेथ है कि भाई अगर मार्केट गिर रहा है, मैंने अभी इन्वेस्ट किया, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जब आपने इन्वेस्ट किया वहीं से वो 12 महीने शुरू होंगे मार्केट ऊपर चलने लगेगा। हो सकता है कि आपने इन्वेस्ट करें और मार्केट फिर भी नीचे गिरे। तो आपके पास अगर वैसी कैपेसिटी है, वैसी रिस्क एपिटाइट है, तो आप लमसम सोच सकते हैं करने का। अगर आपके पास और भी थोड़ा डाउट है तो आप एक साथ ना लगा के, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए जमा करने के लिए, तो आप अभी सिर्फ 1 लाख रुपए लगाएं और 3-4 इंस्टॉलमेंट्स में आप अलग अलग टाइमिंग देख के, अलग अलग मार्केट के लेवल्स को देख के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन लमसम आप तभी करिएगा जब आपके पास एडिशनल मार्केट गिरने की एपेटाइट हो, आपको मार्केट की थोड़ी बहुत समझ हो, आपका टाइम होराइजन लंबा हो, ताकि अगर टाइम लगता है मार्केट को रिकवर करने के लिए तो आपके पास उतना वक्त होना चाहिए नहीं कि आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो आपने अचानक निकालना पड़े। सो एसआईपी अपनी जगह है, लमसम अपनी जगह है, आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं उसे ध्यान में रखते हुए आप इन्वेस्ट करें। ओके। और अगर कीर्तन इस गिरावट में कोई खरीदारी का मौका चूक जाता है, आ, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का जिक्र किया था, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है या नहीं पड़ना चाहिए ऐसे किसी भी शॉर्ट टर्म की वॉलिटिलिटी के लिए, तो क्या क्या एक स्ट्रैटेजी रह सकती है एक लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट में? आई थिंक स्वाति जी, एक इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करना चाहूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और मार्केट डिप्स पे आपके पास पैसा नहीं है मार्केट डिप्स को बाई करने के लिए, और आप सिर्फ होल्ड ऑन करें आपके इन्वेस्टमेंट्स को, तो भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ सकता है आपके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स में। मान लीजिए मैं आपको 1992 से 2024 तक का डेटा दे रहा हूँ। 1992 के आगे का डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो स्टार्टिंग पॉइंट है। आपने 1992 और 2024 के बीच में किसी भी समय पे रोलिंग बेसिस पे 5 साल के लिए निवेश किया होता निफ्टी में, तो आपका मिनिमम रिटर्न आपको मिलता -5.1%, राइट। पर आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलता तकरीबन 47%, और आप रिस्क लेते 9.5 यूनिट्स का, जिसको स्टैंडर्ड डिविएशन में तोला जाता है, उस कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाता। पर अगर आप 5 साल की जगह पे इसी टाइम फ्रेम में 10 साल तक निवेश करें, तो आपका मिनिमम रिटर्न 4.2% हो जाता है। इसका मतलब आप 10 साल तक अगर निवेश करें तो आपको नेगेटिव रिटर्न की अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली है 1992 से 2024 के बीच। आपने मिनिमम 4.2 कमाया होगा और आपका मैक्सिमम रिटर्न है 22%, पर रिस्क देखिए, आपका रिस्क जो 9.5 था उससे आधा होकर 4.6 हो गया। और अगर आप 15 साल तक निवेश करें इसी टाइम फ्रेम में, कौन से 15 साल वो आप चूज करें, पर 15 साल रोलिंग पे आपको मिनिमम रिटर्न मिला होगा 6.5। वापस 15 साल के निवेशक के लिए नेगेटिव रिटर्न है ही नहीं, मिनिमम 6.5 है, उन्हें मैक्सिमम 18% रिटर्न मिला है, और आप रिस्क देखिए और आधा होकर 2.5 हो गया। तो अगर आप ये 1992 से 2024 का डेटा देखें, दो चीज बड़ी सिंपल आपको समझेगी। सबसे पहले, जितना ज्यादा समय के लिए निवेश करेंगे उतना आपका मिनिमम रिटर्न बढ़ रहा है और उतना ही आपका रिस्क कम है। तो रिस्क उतना कम होगा, और जैसा कीर्तन ने बताया कि गिरावट में आपको खरीदारी का मौका ढूंढना है, अगर चूक गए हैं फिर भी बने रहिए, और बेचना तो बिल्कुल भी नहीं, होल्ड करके रखिए,
बाजार की गिरावट में और आप यूनिट्स ऐड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली बाजार में वॉलेटिलिटी ज्यादा नजर नहीं आती, ज्यादा असर नहीं होता इनफैक्ट आपके पोर्टफोलियो में, और जिसका एक बड़ा उदाहरण आपको इस टेबल में भी देखने को मिला है। और लंबी अवधि में जितना आप निवेश बढ़ा के रहते हैं, रिटर्न बढ़ता है और रिस्क उतना ही कम होता जाता है। तो एक बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ कीर्तन की बात हमने यहाँ पर अच्छे से समझी। अब क्योंकि हमने बात की कि कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ कैटेगरी जैसा हर्षवर्धन आपने बताई, बैलेंस एडवांटेज फंड हो गया, डायनेमिक बॉन्ड फंड हो गया, मल्टी एसेट एलोकेशन, कुछ फंड्स जो पोर्टफोलियो में ऐड करने की आपकी सलाह रहेगी ऐसे टाइम में, हर्षवर्धन? जी हाँ स्वाति, मैं आपको कैटेगरी वाइज दो तीन स्कीम्स के नाम बता दूं। सो बैफ में जो बैलेंस एडवांटेज फंड है, उसमें टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड एक ऑप्शन है। अभी मैं इसमें आपको बता दूं कि इक्विटी और डेट का एलोकेशन क्या है। सो इक्विटी एलोकेशन, जो प्योर इक्विटी एलोकेशन, वो करीबन 40% है। अगर आप उससे ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर लेना चाहते हैं, आपके पास आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड है, जिनका इक्विटी एक्सपोजर आज की तारीख में 47% के आसपास है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड, जिनका इक्विटी एक्सपोजर आज की तारीख में 55% है, और इडलवेस्ट बैलेंस एडवांटेज फंड, जिनका इक्विटी एक्सपोजर 60% है। तो आपको मैंने 4 ऑप्शंस दे दिए। इन्वेस्टर्स अपनी प्रोफाइल के हिसाब से, आपको 40% से लेकर 60% तक का ऑप्शन है जिसमें इक्विटी एलोकेशन है। डायनेमिक बॉन्ड फंड्स की अगर हम बात करें, सो एबीएसएल डायनेमिक बॉन्ड फंड एक ऑप्शन आपके पास है, और दूसरा एसबीआई डायनेमिक बॉन्ड फंड। मल्टी एसेट फंड्स की अगर हम बात करें, तो ट्रू टू लेबल जो मल्टी एसेट फंड्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ना कि ऐसे फंड्स जो इक्विटी टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, और मल्टी एसेट जो दूसरे एसेट्स हैं वो करीबन 10-10% होते हैं, तो उनकी बात नहीं कर रहा। तो मल्टी एसेट फंड्स में व्हाइट ओक मल्टी एसेट फंड एक ऑप्शन है, जिसका इक्विटी एक्सपोजर आज की तारीख में 30% है, डेट का एक्सपोजर 44% है, और अदर्स जो प्रेशियस मेटल, रीट्स, इनविट्स होंगे, वो सारे मिला के करीबन 26% है। दूसरा ऑप्शन जो ये मल्टी एसेट फंड की कैटेगरी में है, वो है एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इनका इक्विटी एक्सपोजर थोड़ा हाई है, तो विच इज अप्रोक्सीमेटली 36% अगेंस्ट व्हाइट ओक का जो मैंने 30% बताया था। डेट 38% है, एंड अदर्स जो प्रेशियस मेटल्स, रीट्स और बाकी सब है, वो करीबन 26% है। तो आप देखेंगे कि फंड हाउसेस में भी अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अगर थोड़ा डीप में जाते हैं, तो आप अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप सही फंड चूज कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस म्यूचुअल फंड्स में अवेलेबल हैं। इन्वेस्टर को सिर्फ इतना करना है कि समझना है कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, और उस हिसाब से मैचिंग करते हुए फंड हाउस एंड फंड मैनेजर को चुने। बिल्कुल। और कीर्तन, आपकी तरफ से कौन से ऐसे अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, किन फंड्स में अभी इन्वेस्टर्स तलाशें? आई थिंक क्योंकि हर्षवर्धन जी ने ऑलरेडी हाइब्रिड और फिक्स्ड इनकम पे बात कर ली है, मैं थोड़ा सा इक्विटी साइड पे सजेशंस देना चाहूँगा। तो अगर आप लार्ज कैप टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो आप फ्लेक्सी कैप फंड या कॉन्ट्रा वैल्यू फंड्स देखिए। पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप हो गया, एसबीआई कॉन्ट्रा हो गया, आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी हो गया, ये हमारे टॉप पिक्स है इन कैटेगरी में। मिड कैप अगर आप देखना चाहते हैं आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, तो आपको टिपिकली ईडलवाइज का मिड कैप देखना चाहिए, कोटक इमर्जिंग देखना चाहिए, और स्मॉल कैप में आपको निपॉन स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप देखना चाहिए। अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं, तो आप तीनों कैटेगरीज में इन्वेस्ट कीजिए। पर अगर आप किसी भी एक कैटेगरी को चूज कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में आपको मिनिमम 3 साल निवेश करना पड़ेगा, मिड कैप में 5 साल और स्मॉल कैप में 8 साल, अगर आपको बेस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न एक्सपीरियंस करना है। बिल्कुल। तो ये रहे गिरावट में कहां पर है खरीदारी के मौके, कुछ पसंदीदा फंड्स और कैटेगरीज हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। बिल्कुल मिक्स है, कुछ हाइब्रिड, कुछ डेट, कुछ प्योर लार्ज कैप, कुछ प्योर मिड कैप फंड्स का, जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। पर 100 बात की एक बात, आपको बाजार की गिरावट में भी अपना पेशेंस बनाए रखना है, और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली बने रहिए, क्योंकि हिस्ट्री और डेटा बताता है कि जितना लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रहते हैं, उतना ही रिटर्न और अच्छे बनने के चांसेस बने रहते हैं, बढ़ते हैं, और नेगेटिव रिटर्न के चांसेस और कम होते हैं। थैंक यू सो मच हर्षवर्धन और कीर्तन हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, देखते रहिए जी बिजनेस।